हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अगर अब वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है उसके 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं, कि ओम्स लॉ के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे आपको पता चलता रहे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली फिजिबल है भी, या बस हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकली ही पढ़ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स को शुरू करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको देखते हैं। एग्जाम्पल 12.3 देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम। ठीक है, बोल रहा है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, मतलब कितना करंट खींचेगा एक वायर, अगर हम पीछे से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं 220 वोल्ट का, और बल्ब का जो फिलामेंट है वो है 1200 ओम का। 1200 ओम का फिलामेंट है बल्ब का, मतलब ये रेजिस्टेंस दिया गया है हमें और ये वोल्टेज दी गई है, और कितना करंट उसमें होगा ये हमें निकालना है। तो सिंपल है, बिना सॉल्यूशन देखे आप बता सकते हैं। आपने ओम्स लॉ क्या पढ़ा था, V = IR। तो वहाँ से हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा V/R। तो हमें V और R दोनों पता हैं, तो हम वैल्यूज़ रख देंगे V/R की, और वहाँ से हमारे पास करंट निकल आएगा। ठीक है, सिंपली सेम है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी, यहाँ पे आपका क्या चेंज किया गया है, इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ 100 ओम, आपका इसमें रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे फिलामेंट नहीं है बल्ब का, यहाँ पे हीटर कॉइल है। हीटर कॉइल है तो इसका 100 ओम रेजिस्टेंस है। अब आप वोल्टेज वही रखेंगे 220 वोल्ट की, अपॉन आर जो रखेंगे वो 100 रखेंगे, तो यहाँ से करंट कुछ और ड्रॉ होगा। तो करंट अलग अलग ड्रॉ हुआ है, तो अब इससे हम कुछ कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड क्या कर सकते हैं कंक्लूड, वो ये है कि जब हमने 1200 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था तो हमारे पास इतना करंट ड्रॉन हुआ था, और जब हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो हमारे पास 2.2 एम्पियर का करंट ड्रॉन हुआ। तो हम देख रहे हैं कि हमने अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाया तो करंट हमारे पास कम ड्रॉन हुआ, और रेजिस्टेंस अगर कम लगाया तो करंट ज़्यादा ड्रॉन हुआ। वोल्टेज हमने सेम रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ 60 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट का है, मतलब वोल्टेज हमें 60 वोल्ट दी गई है एक इलेक्ट्रिक हीटर में। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, हम 4 एम्पियर का करंट उससे ड्रॉ कर पा रहे हैं सोर्स से। तो यहाँ पे आपको बाकी दो चीज़ें दी गई हैं, I और V दिया हुआ है, तो हम वहाँ से R निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकल आएगा। कोई भी दो क्वांटिटी हमें दे दी जाए, तीसरी हम निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता है V = IR। फिर what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। अब क्या किया, देखिए हमने पार्ट 1 में क्या किया था कि हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया था। अब बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस तो चेंज कर नहीं रहे हैं। तो मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे या घटाएंगे रेजिस्टेंस तो वही रहेगा ना वायर का, क्योंकि वायर वही है। तो रेजिस्टेंस अगर वही रहेगा तो हम R की वैल्यू वही रखेंगे जो ऊपर से निकाली थी, V की वैल्यू चेंज कर देंगे, तो हमारा नया I निकलेगा कि करंट कितना ड्रॉ होगा। अगर हमने रेजिस्टेंस को वही रखा और वोल्टेज बदल दी, वोल्टेज को क्या कर दिया 120 वोल्ट कर दिया, तब करंट क्या होगा वो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम पहले केस में रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। V = IR फॉर्मूला होता है, जहाँ से हम R निकालेंगे तो V/I हो जाएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस 15 ओम का निकल के आ गया। अब ये फिक्स है बेटा, 15 ओम का रेजिस्टेंस पहले भी था अब भी है। तो चेंज क्या होगा, वोल्टेज अब क्या कह रहे हैं, हम वोल्टेज को डबल कर दे रहे हैं, 60 वोल्ट से 120 वोल्ट कर दिया। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे I = V/R। बस वही फॉर्मूला है, हमने I और R को वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया है, I ऊपर पहुंच गया, R नीचे आ गया, तो I = V/R हो गया। और यहाँ से V हमने वोल्टेज बढ़ा दी और रेजिस्टेंस वही रखी है, क्योंकि पहले पार्ट में भी रेजिस्टेंस वही था, सेकेंड पार्ट में भी रेजिस्टेंस वही है। तो अब हमारा करंट निकल के आया 8 एम्पियर।
तो अब हम यहाँ से एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है क्योंकि पूछा भी नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी आप अपने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए कि जब हमने 60 वोल्ट की वोल्टेज दी थी तो करंट 4 एम्पियर ड्रॉ हो रहा था। अब हमने 120 वोल्ट की वोल्टेज दी है तो करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, 8 एम्पियर। मतलब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। और यही चीज़ हमने ओम्स लॉ में पढ़ी थी कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया था तो R आया था। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ता रहेगा अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप तीन चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तीनों को क्या करिए, गिवन डेटा में नोट डाउन करते रहिए कि लेंथ हमें 1 मीटर दी गई है, रेजिस्टेंस 26 ओम है और टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ द डायामीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3 मिलीमीटर, हमें डायामीटर भी दे दी गई है 0.3 मिलीमीटर, what will be the resistivity of the metal at that temperature। रेजिस्टिविटी पूछ रहा है हमसे of that of the metal at that temperature। रेजिस्टिविटी रो होती थी, अभी हम फिर से रिवाइज करवा देंगे आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है ऑफ द मटेरियल एट दिस टेम्परेचर। तो जो भी गिवन डेटा था वो हम लोगों ने ऊपर लिख लिया है। इसके बाद बेटा ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको आर का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक मैंने बताया था रो एल अपॉन ए, और वहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आर ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। आपको सिंपली आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला यूज़ करना है और यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेनी है। ये रो की यूनिट भी हमने यही फॉर्मूला यूज़ करके निकाली थी, ओम मीटर। तो क्या करते हैं, तो यहाँ से अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, ये बेटा कुछ नहीं, हमने बस एरिया का फॉर्मूला पुट किया है, क्योंकि हमने वायर का एरिया लिया है ना, यहाँ पे डायमीटर भी है, उसकी लेंथ भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, वायर का एरिया की वैल्यू पुट कर दी। एरिया सिलेंडर, हाँ एरिया आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शन होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, या सिंपल सर्कल का एरिया अगर मैं बोलूँ पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह उसकी मैंने डायमीटर पुट की है, तो डायमीटर हो जाएगा d/2 और स्क्वायर कराएंगे तो d स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 फॉर्मूला हो जाता है एरिया का। आर ए अपॉन एल वही है, बस ए की जगह पे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे सारी वैल्यू जितनी हमें क्वेश्चन में पता है, हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम का, पाई की वैल्यू फिक्स रहती है, डी की वैल्यू आपको 0.3 दी गई है, 4 कांस्टेंट है, एल हमें 1 मीटर दिया गया है। सारी चीज़ें हमें पता हैं, हम यहाँ से रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रो की वैल्यू पुट करके हमने निकाली तो आएगी 1.84 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। यही हमारी रेजिस्टिविटी है जो हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वी सी दिस इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज। तो हम इस टेबल में देख सकते हैं, टेबल ये कौन सी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में रेजिस्टिविटी की टेबल दिखाई है, सिल्वर से लेकर क्वार्ट्स तक जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती है सब मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज़ डबल्ड ऑन इट। अच्छा, एक आपके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस वायर था, उसको क्या किया, डबल कर दिया। डबल कर दिया मतलब जैसे वायर आपने पकड़ा हुआ उसको मोड़ दिया 20 से और आधा करके डबल कर दिया, एक के ऊपर एक कर दिया। तो अगर बेटा हम उसकी नई रेजिस्टेंस निकालनी है तो अगर हम डबल करेंगे तो आप खुद सोचिए अब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी। हमने 20 से मोड़ के उसको आधा करके डबल कर दिया, तो अब 20 से वो आधा हो गया तो उसकी लेंथ तो आधी हो गई ना, लेकिन अब उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ आधी हो गई है, क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि हमारे पास देखिए आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, यही हमें लर्न करना था। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने रो की वैल्यू निकाली थी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आर ए अपॉन एल, यही एक फॉर्मूला है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने अब तक 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, V इक्वल्स टू आई आर जो कि ओम्स लॉ है, और दूसरा रेजिस्टेंस का R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। दोनों फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं।
ठीक है। तो व्हेन द वायर इज डबल्ड ऑन इट, इट्स लेंथ वुड बिकम हाफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वुड डबल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगी, क्योंकि वायर को आपने बीच से मोड़ दिया है। दैट इज अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बिकम्स L/2। उसकी लेंथ आधी हो जाएगी L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो जाएगा, A की जगह पे 2A हो जाएगा। तो फिर वहाँ से हम नया रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R1। पहले R का फॉर्मूला था ρL/A। अब जब हमने वायर को मोड़ दिया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये तो आपको नया R1 निकालने के बाद पता चलेगा। क्या निकलता है वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमने L की जगह पे L/2 पुट कर दिया और A की जगह पे 2A पुट कर दिया। वेयर R1 इज़ द न्यू रेजिस्टेंस, देयरफॉर R1/R। अगर हम रेशियो निकालें, R1 को ऊपर रखें और R को नीचे रखें, तो ये पूरी वैल्यूज़ ऊपर रहेंगी और ये वाली R की वैल्यूज़ नीचे रहेंगी, और कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास रेशियो निकलेगा 1/4। 1/4 रेशियो निकल रहा है। तो मतलब ये है कि नया जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/4 टाइम्स कम होगा। तो हमसे क्वेश्चन में कितना रेजिस्टेंस था, हमारे कितना पूछा था, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस था पुराना, और नया वाला कितना होगा, 4 गुना कम होगा, 1/4 है ना, तो कितना हो जाएगा 4/4, जो कि हो जाएगा 1 ओम। तो नया रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम का हो जाएगा। इससे हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं, बेटा न्यूमेरिकल जब भी किया करिए उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला करिए। तो यहाँ से एक चीज़ और हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये कि पुराना रेजिस्टेंस 4 ओम का था, एक कुछ लेंथ थी वायर की। अगर हम वायर को हाफ कर रहे हैं, मतलब काट नहीं रहे हैं, उसको डबल कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक कर रहे हैं, बीच से आधा करे दे रहे हैं, और उसके ऊपर दूसरा सेम लेंथ का वायर रख रहे हैं अगर, तो आधा करके, तो क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स कम हो रहा है। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा उस केस में। ठीक है। अब ये आपके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, बेटा ये आप लोग खुद से करिएगा। हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब ये आप खुद से ट्राई करिएगा, पांचों क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चंस में तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझा दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, बहुत ही छोटा सा और आसान सा टॉपिक है, समझ लेते हैं। क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये आपको मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक क्लोज्ड पाथ में फ्लो होता है। तो अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट, एक तो ओपन सर्किट होते हैं, एक क्लोज सर्किट होते हैं। तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। अब ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, वो होता है की हेल्प से। की लगी होती है यहाँ पे, की को अगर ओपन कर देते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है, और की को क्लोज कर देते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। बेटा ये आपकी ओपन की है, देखिए ये वाला जो मटेरियल है इसे टच होना चाहिए लेकिन टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये शायद फिगर उल्टी दी गई है बेटा, ये आपका क्लोज सर्किट है क्योंकि की नीचे टच हो रही है, यहाँ पे टच नहीं हो रही, ये वाली की इधर बनेगी, लेकिन चलिए वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा अभी। बढ़ते हैं सिंबल्स की तरफ। कुछ आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स हैं, आपको अगर मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि क्या सिंबल हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हम अपने सर्किट में, जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कभी अगर हमें सेल को डिनोट करना है तो हम सिंपली एक बड़ी सी लाइन और एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल में, और बड़ी सी लाइन होगी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन होगी नेगेटिव टर्मिनल। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। जैसे अगर हमें यहाँ पे सेल को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे फिलहाल बैटरी लगी हुई है, अगर हमें यहाँ पे सेल रिप्रेजेंट करना है तो हम पैरेलल में 2 लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी का मतलब होगा पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन का मतलब होगा नेगेटिव टर्मिनल। अगर यहाँ पे हमें सेल ना यूज़ करके बैटरी को यूज़ करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, बैटरी का सिंबल बेटा इस तरीके से होता है। ये कुछ ज़्यादा टफ सिंबल नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए। बस जो सेल यूज़ हुआ है उसको हमने मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर दिया है, क्योंकि बैटरी के अंदर काफ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होते हैं, काफ़ी सारे सेल्स लगे होते हैं, इसलिए सेल को हमने काफ़ी बार यूज़ कर दिया। आप 2 बार भी सेल को ड्रॉ कर सकते हैं, 3 बार भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ पे आप एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन और फिर एक छोटी लाइन करके ड्रॉ कर देंगे, तो उससे समझ जाएंगे अगर 2 या 3 बार सेल का यूज़ हो रहा है तो मतलब वो एक बैटरी है। ठीक है। अब प्लग की
और स्विच, अगर आपको की या स्विच को रिप्रेजेंट करना, इसको रिप्रेजेंट करना है इन सिंबल। अभी तो आपको डायग्राम दिया गया है की कैसी होती है, तो अगर आपको सिंबल में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे हम, तो जस्ट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक ब्रैकेट टाइप से बनाएंगे। अगर ओपन है तो मतलब उसमें अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और क्लोज्ड है तो उसके अंदर डॉट लगाएंगे, मतलब वो क्लोज है और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अगर कोई वायर ज्वाइंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें ज्वाइन करके एक और वायर निकालना है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम सिंपली यहाँ से ज्वाइन करा देंगे। इसके लिए सिंपली तीसरा वायर निकाल सकते हैं एक वायर से, और बीच में बड़ा सा डॉट लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अगर बिना ज्वाइन करे क्रॉस हो रहा है वायर, तो क्या होगा, मतलब आपका वायर निकल तो रहा है। जैसे अगर हम देखें कि यहाँ से वायर निकल रहा है लेकिन इसको टच नहीं हो रहा है, ऊपर से निकल रहा है, तो क्या करेंगे हम, एक सिंपली इस तरीके से ऊपर से निकालेंगे, ना कि टच कराते हुए। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका ये बल्ब है, यहाँ पे पूरा इन्होंने बल्ब ड्रॉ किया, बट आप अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको बल्ब ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, आपको पता भी होगा, इस तरीके से। वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम बस एक लाइन खींच देते हैं, एरो बना देते हैं, सॉरी एरो होता है ये, एरो बना देते हैं, या ऊपर से एक एरो ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस आपका फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है, या वो रियोस्टेट है। ये रियोस्टेट हो गया और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, रियोस्टेट में भी ऊपर से की आती थी, याद होगा आपको। ठीक है, एमीटर को ए से डिनोट करते हैं और वोल्टमीटर को वी से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पे एमीटर यूज़ हो रहा है, वोल्टमीटर यूज़ हो रहा है। हम अब एमीटर और वोल्टमीटर को देख लेते हैं एक बार इन शॉर्ट। मीजरिंग डिवाइसेस हमारी यही दोनों होती हैं, एमीटर और वोल्टमीटर, इनको इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं। एमीटर क्या होता है, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। हमेशा ये सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट के साथ में, जो भी सर्किट था उसके साथ में सीरीज में लगा देते हैं। लगाते क्यों हैं, क्योंकि ये करंट को मीज़र करता है, आपको पता होना चाहिए, बता भी चुका हूँ मैं, एमीटर करंट को मीज़र करता है। तो इस सर्किट में कितना करंट है वो एमीटर बता देगा, अगर हम इसको सीरीज में लगाएंगे तो। कैसे, पॉजिटिव साइड ऑफ द एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड नियरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे था, इसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया ऑफ द बैटरी या फिर सेल जो भी है, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ करेंगे। ठीक है, ये आपका एमीटर हो गया। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो ये पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। द पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट एंड वाइस वर्सा। इसमें भी वही होता है कि पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव से करते हैं, नेगेटिव साइड को नेगेटिव से करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीरीज में ना होकर पैरेलल में होता है। आप कहेंगे सर कुछ इसी तरीके से तो फिगर थी, चेंज क्या है दोनों फिगर में? बेटा चेंज है, ध्यान से देखिए आपकी, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल था वो पहले कहाँ जा रहा है, पहले जा रहा है आपके बल्ब के पास, मतलब जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके अंदर उसके पास जा रहा है, फिर उससे पास होते हुए आपका उस मीजरिंग डिवाइस में आके कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे। बट यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्मिनल भी डायरेक्ट लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल भी डायरेक्ट लगा हुआ है, क्या बीच में आपका बल्ब है? नहीं है, यही डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे आपका देखिए, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से लगा हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल आपका जो डिवाइस लगी हुई है, बल्ब ले लीजिए, कोई भी डिवाइस, हीटर ले लीजिए, जो भी डिवाइस लगी हुई है उसमें जाके पॉजिटिव टर्मिनल उसमें भी मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल उसमें भी मिल रहा है। बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी, पैरेलल में लगी हुई है, वही चीज़ यहाँ पे भी है फिगर में। तो इस तरीके से हमने देख लिया आज कुछ मीजरिंग डिवाइसेस। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाला हूँ उनका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो बाकी अगर आपने अब तक इस चैप्टर की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।